to you all. Can you see the slide? स्लाइड को आप देख सकते हैं? Okay, students, parallelism. सबसे पहली बात यह है कि what do you mean by parallelism? Parallelism means that the structure before end and after end shall be parallel. End से पहले end के बाद आपने एक ही स्ट्रक्चर लिखना है, पैरेलल स्ट्रक्चर लिखना है। ये ना हो कि एंड से पहले एक तरह का स्ट्रक्चर हो और एंड के बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, पैरेललिज्म है। अगर ये डिफरेंट टाइप से पैरेललिज्म के एंड से वर्ड्स में भी पैरेललिज्म होना चाहिए, फ्रेजेस में भी पैरेललिज्म होना चाहिए, क्लासेस में भी पैरेललिज्म होना चाहिए। अच्छा, अच्छा कैसे, ये जरा हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सेंटेंस देख ले, मैंने लिखा है कि द कंपनी इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस एंड इज गोइंग टू अराइव टू वर्क ऑन टाइम। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि द कंपनी इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट। कैंडिडेट किस तरह होना चाहिए? हु इज फ्रेंडली। फ्रेंडली हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है। ऑर्गेनाइज्ड भी एडजेक्टिव है, मेटिकुलस भी एडजेक्टिव है। लेकिन मेटिकुलस के बाद मैंने एंड लिखा है, एंड के बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा है इज गोइंग टू अराइव ऑन टाइम। ये इनकरेक्ट है। एंड इज गोइंग टू अराइव ऑन टाइम, एंड के बाद भी जिस तरह एंड से पहले सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं या सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, होना ये चाहिए कि एंड के बाद भी आप एडजेक्टिव लिखें। जिस तरह फ्रेंडली एडजेक्टिव है, ऑर्गेनाइज्ड एडजेक्टिव है, मेटिकुलस एडजेक्टिव है, एंड के बाद भी आपने एडजेक्टिव लिखना है। तो मैंने जब इसको रेक्टिफाई किया, मैंने जब इसको करेक्ट किया, तो मैंने कैसे किया? मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं मैं क्या लिख चुका हूं कि the company is looking for a candidate who is friendly, organized, meticulous and punctual. तो एंड से पहले एंड के बाद जो कंप्लीट सीरीज है वो एक ही स्ट्रक्चर में है, एक ही फॉर्म में है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपने सीरीज ऑफ वर्ड्स लिखने हैं, तो अगर सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं तो आपने एंड से पहले एंड के बाद भी एडजेक्टिव्स लिखने हैं। अगर सारे के सारे नाउन्स हैं तो आपने नाउन्स लिखना है। ये ना हो कि हाफ एडजेक्टिव हो और दूसरी साइड पे हमारे पास सेंटेंस का फॉर्म में लिखा हो, ये गलत होगा। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब आप जेरेंट लिखेंगे या इसी तरह आप इन्फिनेटिव्स लिखेंगे तो भी एक फॉर्म में होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हमारे पास जेरेंट क्या है। जेरेंट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और इन्फिनेटिव्स क्या है? इन्फिनेटिव्स हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इन्फिनेटिव्स हैं। तो इन्फिनेटिव्स याद रखिएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जेरेंट जो है ना वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इट इज एज सिंपल एज इट इज। अच्छा, ये सेंटेंस स्टूडेंट जरा देख ले, आपको समझ आ जाएगी।
मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है द पार्टिसिपेंट इन द वर्कशॉप लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट, मेडिटेट एंड वर्किंग कोलैबोरेटिवली। अभी एंड से पहले एक फॉर्म है, एक ही स्ट्रक्चर है। वो क्या है? कम्युनिकेट है, नेगोशिएट है, मीडिएट है, और उसके बाद एंड के बाद देख ले एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। वो कौन सा है? वर्किंग है, वर्क प्लस आईएनजी। तो ये इनकरेक्ट है। आपको चाहिए ये है कि आप एक ही स्ट्रक्चर में लिखे। एक स्ट्रक्चर में कैसे लिख सकेंगे? आप जरा साइड पे पैरेलल स्ट्रक्चर इसका देख ले कि द पार्टिसिपेंट इन द वर्कशॉप लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट, मेडिटेट एंड वर्क। देखिए ना, एक ही फॉर्म है। इन जितने भी वर्ड्स हैं इनमें किसी के साथ भी हमने आईएनजी नहीं लिखा है, सबके साथ टू लगाया है। टू स्टार्ट में लगा चुका हूं, ये टू सबके लिए है। टू कम्युनिकेट के लिए है, टू नेगोशिएट है, टू मेडिएट है एंड टू वर्क है। तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर एक ही फॉर्म में है। कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, या तो इस तरह लिखे, या आप एक और काम भी कर सकते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड से पहले भी एंड के बाद भी आप एक ही स्ट्रक्चर में लिखे, सब में आईएनजी आप लगाएं। फॉर एग्जांपल, द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्कशॉप लर्न अबाउट कम्युनिकेटिंग, नेगोशिएटिंग, मेडिएटिंग एंड वर्किंग कोलैबोरेटिवली। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से लेके लास्ट तक एक ही फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो प्लस आईएनजी, कम्युनिकेट प्लस आईएनजी, नेगोशिएट प्लस आईएनजी, मीडिएट प्लस आईएनजी, वर्क प्लस आईएनजी, एक ही फॉर्म में मैं लिख चुका हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के, जब आप फ्रेजेस लिखते हैं तो या तो सारे के सारे नाउन फ्रेजेस लिखे या सारे के सारे वर्ब फ्रेजेस लिखे। ये ना हो कि हाफ नाउन फ्रेजेस हो, हाफ वर्ब फ्रेजेस हो। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं ये सेंटेंस, इनिशियल ट्रायल शोड दैट एक्सपोजर टू द केमिकल कॉजेस वीक मेमोरी, वीक प्लस मेमोरी, इंटरमीडिएट डेजिनेट, इंटरमीडिएट प्लस डेजिनेट एंड डिटर्स नमनेस, डिटर्स प्लस नमनेस। अभी इस सेंटेंस को हम इस सेंटेंस का हम एनालिसिस करते हैं। वीक क्या है? ये एडजेक्टिव है। मेमोरी क्या है? ये नाउन है। इंटरमीडिएट क्या है? ये एडजेक्टिव है। और डेजिनेस क्या है? ये नाउन है। डिटर क्या है? ये वर्ब है। ये अभी एडजेक्टिव नहीं है। डिटर्स क्या है? वर्ब है। और नमनेस क्या है? नाउन है। तो एंड से पहले जो स्ट्रक्चर है उस सब में आपने एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा है। वीक मेमोरी, इंटरमीडिएट डेजिनेट, वीक एडजेक्टिव है, मेमोरी नाउन है, इंटरमीडिएट एडजेक्टिव है और डेजिनेट नाउन है। लेकिन एंड के बाद आप देख सकते हैं कि डिटर्स नमनेस, डिटर्स हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज वर्ब and numbness is noun. So it is an incorrect structure. Now let's rectify this structure. Ladies and gentlemen, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है कि initial trial showed that exposure to a chemical caused first weak memory, weak हमारे पास again adjective है, memory is noun, intermittent, designated, इंटरमीडिएट हमारे पास एडजेक्टिव है, डेजिनेट हमारे पास नाउन है। और एंड्स के बाद मैंने क्या लिखे? सेवियर नमनेस। सेवियर अगेन एडजेक्टिव है और नमनेस हमारे पास नाउन है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक ही फॉर्म में लिखा है, सारे के सारे मैंने नाउन फ्रेजेस लिखे हैं और जो वर्ब फ्रेज था उसको मैंने रेक्टिफाई किया है। डिटर नमनेस की जगह मैंने सेवियर नमनेस की। अच्छा, इस तरह स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपने इन्फिनेटिव फ्रेजेस और इन्फिनेटिव फ्रेजेस या जेरेंट फ्रेजेस को भी आपने कंबाइन या मिक्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस देख ले, आपको समझ आ जाए।
Our main duties were answering phone calls. देखना answer plus ing, answering phone calls, filing records, file plus ing, filing records, and to conduct visitor survey. अभी एंड से पहले जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है वो सारा का सारा एक स्ट्रक्चर है, आंसर प्लस आईएनजी, फाइल प्लस आईएनजी। लेकिन एंड के बाद आपने क्या किया है, एक और स्ट्रक्चर लगाया है, वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ। तो हमने इसको कैसे ठीक किया है, हमने किया है कि द मेन ड्यूटीज या हर मेन ड्यूटीज वर answering phone call, answer plus ing, answering phone call, filing records, file plus ing, इस तरह conducting visitor survey, conduct plus ing। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम ए टू जी मैंने एक ही फॉर्म में एक ही स्ट्रक्चर में लिखा है। तो या तो स्टूडेंट्स आप सारा का सारा जेरेंट के फॉर्म में लिखें, या फ्रॉम ए टू जी आपने लिखना है इसको इन्फिनेटिव के फॉर्म में। नेक्स्ट, अच्छा याद रखिएगा जब आप कंप्लीट क्लासेस के फॉर्म में लिखते हैं कोई स्ट्रक्चर, तो फ्रॉम ए टू जी क्लासेस के फॉर्म में होना चाहिए, या आप कंप्लीट फ्रेजेस के फॉर्म में लिखें। ये ना हो कि हाफ फ्रेजेस हो और हाफ क्लासेस हो। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट Adnan often talked in the class. अभी that Adnan often talked in the class. Adnan हमारे पास सब्जेक्ट है और talked हमारे पास verb है। In the class हमारे पास ऑब्जेक्ट है। That he bullied other students. He सब्जेक्ट है, bullied हमारे पास verb है, students हमारे पास ऑब्जेक्ट है। And rarely finished in his homework. अभी याद रखिएगा कि एंड के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। Can you find out where lies the subject in this phrase? Finished his work. So there is no subject in the last part. Now the thing is how to rectify it. So students आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है The report stated that Adnan often talked in the class. Adnan subject है, talked verb है, in the class ही object है। That he bullied other students. He subject है, bullied verb है, other students object है, and that he rarely finished his homework. तो he subject है, finished verb है, homework object है। तो आप देख सकते हैं कि complete sentence जो है वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम ए टू जी। नेक्स्ट आप देख ली, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि द रिपोर्टेड स्टेट दैट स्टूडेंट्स ऑफन टॉक्ड इन द क्लास, बुलिड अदर स्टूडेंट्स एंड रेयरली फिनिश्ड हिज वर्क। आप इनमें से किसी के साथ भी सब्जेक्ट ना लगाएं तो भी ठीक, या तो हर सेंटेंस में हर पार्ट के साथ लगाए, जितने भी पार्ट्स हैं, विद ईच पार्ट्स यू आर सपोज्ड टू मेक यूज ऑफ सब्जेक्ट। Otherwise, do not make use of subject with any of the given parts. या किसी के साथ भी ना लगाएं या सबके साथ लगाएं। लास्ट चीज है स्टूडेंट्स, पैरेलल स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट्स जब आप आउटलाइन लिखते हैं ऐसे का, तो वो भी पैरेलल होना चाहिए। क्या मतलब है कि या तो कंप्लीट फ्रॉम ए टू जी आप सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखें, या कंप्लीट फ्रॉम ए टू जी आप फ्रेजेस के फॉर्म में लिखें। ये नहीं होना चाहिए कि हाफ फ्रेजेस हैं हाफ क्लासेस। सो द होल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे शैल बी ईदर इन phrases, in form of phrases or in form of classes. For example, impact of global warming, इस पे आप आउटलाइन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, टेम्परेचर राइज। अभी इस टेम्परेचर राइज में आप देख सकते हैं कि न सब्जेक्ट है न वर्ब है। मेल्टिंग फ्लड, इसमें न सब्जेक्ट है न वर्ब है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इसमें न सब्जेक्ट है न वर्ब है। इट कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ, लेकिन लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, इसमें हमारे पास वर्ब भी है। We have both subject as well as verb in the last part. So this is an incorrect structure.
this structure is not parallel. So in order to make it a parallel structure, आप देख सकते हैं साइड पे impact of global warming. First of all, temperature rise है, न subject है न verb है, melting and flooding है, न subject है न verb है, extreme weather events है, न subject है न verb है, damages to human health है, न subject है न verb है. तो आप देख सकते हैं कि जो पैरेलल स्ट्रक्चर है वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सारे के सारे फ्रेजेस हैं. तो या तो आप कंप्लीट फ्रेजेस के फॉर्म में लिखे या कंप्लीट क्लासेस के फॉर्म में लिखे. फ्रेजेस क्या है कि जिसका ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, और क्लासेस क्या है कि जिसका सब्जेक्ट भी होता है और जिसका वर्ब भी होता है. स्टूडेंट्स मुझे ये बता दें कि आपको ये जो पॉइंट थे, ये जो लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर था, शॉर्ट सा लेक्चर था, लेकिन इसकी समझ आ गई या नहीं? इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी शैल मूव टू अनदर लेक्चर. ओके गुड. चलें, गुड हुआ. हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड. लेट मी शेयर अ स्लाइड विद यू. एक स्लाइड में शेयर करने जा रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, मुझे ये बता दें, प्रेपोजिशन का लेक्चर है, ये आपको नजर आ रहा है? कैन यू सी द लेक्चर? आई हैव शेयर अ स्लाइड, सो लेट मी नो इज द स्लाइड्स विजिबल? ओके, नाउ लेट्स गेट इट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टूडेंट्स, preposition. What is the very function of preposition? The very function of preposition is to connect nouns, pronouns, or phrases or words in a sentence. Now, ladies and gentlemen, we have three types of prepositions: time preposition, place preposition, and direction preposition. So we have these three types of prepositions. Although we have some other types of prepositions as well. For instance, we have noun preposition, adjective preposition, and of course, verb preposition. First of all, we would be discussing the major types of prepositions: time, place, and directions. So, ladies and gentlemen, let's get it started. First thing first,